इनफैक्ट आतंक हरता नागराज के फर्स्ट 6 पेज में एक मेला लगा होता है, उसमें ललित ने मुझे ड्रॉ किया था एज अ गैस सेल्समैन। अच्छा, पहले 6 पेज में ललित 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 और जगदीश ने मुझे बम से उड़ाया था, बम से। ललित जी की कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या आपसे? नहीं, उसका एक वीडियो मेरे पास था और कुछ नहीं है। मिलन को पता होगा, तब ब्लॉग्स चला करते थे, बिकॉज मुझे अभी याद आ रहा है मैंने मिलन को शायद एक डोगा भी बना के दिया, राइट? उस सवाल को मैं आखिर में पूछना चाहता था, आपने अभी बोल ही दिया है तो मैं पूछ ही लेता हूँ, उसकी फिजिकल कॉपी कब मिलेगी? मैं आज पब्लिकली बताना चाहता हूँ, अघोरी ओमनिबस मेरा अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। मेरी फट गई थी उसकी प्रिंटिंग का पैसा देते देते। अघोरी ओमनिबस का मैं एक नायाब प्रेजेंटेशन करता हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं करा है। ओह गॉड, आइडिया कॉपी अगली बुक पे इंप्लीमेंट करता हूँ इसको भाई। यूनिक स्टाइल जो पहले भाई बढ़िया। मित्रों, आपका स्वागत है एनआरआई पॉडकास्ट के एक और स्पेशल पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है कैलिफोर्निया की धरती से हमारे अपने कॉमिक्स दोस्त या अमित भाई। उनके साथ हैं हमारे प्रसन्नजीत भाई, जिनको आप सब जानते होंगे उनके कॉमिक्स फिगर्स के थ्रू, म्यूजियम ऑफ इंडियन कॉमिक्स सुपर हीरोज। उसके साथ है रिपब्लिकन स्टेट टेक्सास से विवेक राय, हमारे अपने एनिमेटर और डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बेहतरीन आर्टिस्ट और अ पर्सन ऑफ मल्टीपल टैलेंट, बस इन शॉर्ट वो बाबा है। उसके बाद हमारे साथ है मिलन मोहंती टोरंटो से। उस इंसान को कॉमिक्स पसंद है, देसी हो या विदेशी, बस शर्त यह है कि उसमें मनु जी का आर्ट हो। और नीदरलैंड्स की धरती से हमारे साथ जो ड्रिंकिंग इन द पॉडकास्ट करने वाले हैं इंद्रशीष भाई, और मैं पंजाब के कैपिटल ब्रैम्पटन से अंशुल, आपका दुग्गल। आज हमारे साथ जो मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, ही इज अ मैन ऑफ मल्टीपल टैलेंट्स। ही इज अ इंकर, ही इज अ कलरिस्ट और साथ में एक पब्लिशर है। उनकी अघोरी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में वन ऑफ द माइलस्टोन्स मानी जाती है। उनका नाम आप लोग गेस तो कर चुके होंगे, तो फिर आइए उनको इनवाइट करते हैं और उनके साथ आज हम कुछ संतरे छिलते हैं। विवेक भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हमारा पहला क्वेश्चन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हमारा आपके साथ पहला क्वेश्चन था, विच इज योर फेवरेट फ्रूट एंड फेवरेट कलर? वो सबको मालूम है, इसलिए हम लोग पॉडकास्ट से चर्चा करते हैं। So my first अच्छा, ये सवाल था? नहीं, जोक मारने की बर्बाद कोशिश की। भाई ये मक्कार पब्लिशर लिखा है आपने? हाँ, ये इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, काफी टाइम पहले ये अपने ललित कुमार शर्मा है, तो वो एक बहुत ही डिप्रेस बच्चे की कार्टून बनाते थे। उसमें वो उनका कार्टून कैरेक्टर हमेशा दुखी रहता था, डिप्रेस रहता था, दुनिया से थक चुका था। तो एक बार मैंने उनको पूछा कि भाई मतलब आप फोटो रियलिस्टिक सब अच्छे से कर लेते हो, तो क्या एक स्ट्रिप में मुझे भी इंक्लूड किया जा सकता है क्या, जस्ट फॉर फन? सो ही सेड हाँ, एक स्ट्रिप में बना सकता हूँ जिसमें इस लड़के को एक और बार धोखा होता है और उसको एक मक्कार पब्लिशर बनता जो है उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो तुम अगर चाहो तो मैं उस मक्कार पब्लिशर का रोल दे सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मक्कारी तो मेरे रग रग में भरी है, आप दे दो मुझे वो रोल। तो इसके लिए मैं बोला चलो थोड़ा हल्का फुल्का फन करते हैं मक्कार पब्लिशर के नाम पे। So विवेक भाई, आपसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल right from the start of your career, right? बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। What made you come into the comics industry, right? Because ये मेरा हम लोगों का ये हर क्वेश्चन जो भी गेस्ट आता है उसे ये क्वेश्चन जरूर होता है, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिया में is not that growing, is not that recognized. What made you make it as a career, not as a hobby? मैं फटाफट जंप करके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप में से आधे से ज्यादा लोग शायद नॉर्थ इंडिया से ही हैं, ठीक है? मैं भी एक नॉर्थ इंडियन किड हूँ और डायमंड कॉमिक्स, चंपक, अमर चित्रकथा, राज कॉमिक्स, तुलसी, ये सब पढ़ के बड़ा हुआ।
ठीक है। तो एज अ मतलब मैं कह सकता हूँ कि बचपन से कॉमिक्स पढ़ता आया हूँ, जैसे होश संभाला और 2 वर्ड्स को जोड़ के 3 वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाना सीखा। तो उन कथाओं ने मुझे बहुत आकर्षित किया जिनमें चित्र होते थे। इसलिए आज भी मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ पाता, बिकॉज बुक्स विच डू नॉट हैव पिक्चर्स डू नॉट एक्साइट मी। तो इस चक्कर में कॉमिक्स ने अपनी तरफ खींचा बचपन में ही। आई थिंक 3-4 साल का था तब मैंने चिल्ड्रन बुक से धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट किया। ड्राइंग भी बचपन में करता था। हेरिडिटरी है एक तरह से आप कह सकते हैं। मेरी मम्मी भी आर्टिस्ट रह चुकी हैं, तो वो मुझे खून में आ गया वो चीज। तो बचपन से करता था। मेरे माता पिता काफी एनकरेजिंग रहे हैं, जो कि ज्यादातर बच्चों के नहीं हो पाते हैं। आई शुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि उन्होंने ड्राइंग के लिए कभी मुझे रोका टोका नहीं। बस इस कॉमिक के प्यार को, कॉमिक के लगाव को और ड्राइंग को आपस में बस कंबाइन करने की देरी थी, जो कि काफी लेट उम्र में हुआ। मतलब 10th के बाद ही समझ में आया। तो तब तक मैं कॉमिक्स पढ़ता था और ड्राइंग करता था, लेकिन इन दोनों ट्रेड को मैंने कंबाइन नहीं किया था। और ये हुआ जब मैं 10th या 11th में था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब मुंबई हम लोग शिफ्ट हुए और यहाँ पर है ना बाहर की कॉमिक्स आनी शुरू हुई। अगर आप यूपी, एमपी, बिहार की बातें करें तो वहां पर कभी डीसी मार्वल आई नहीं थी, बिकॉज कुछ ऐसा होता है ना कि रैंडम इश्यूज कभी शिपिंग में आ गए, स्टॉक में आ गए, कुछ डब्बे इधर उधर लोगों ने पार कर दिए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के होते हुए पहुंचने लगे कहीं ना कहीं। फिर वो उनको आनंद फानंद 100-150 रुपए में वो लोग बेचते थे। और इसमें आपको कुछ भी मिल सकता था, बैटमैन, सुपरमैन, फ्लैश की कॉमिक्स, कुछ भी मिल सकता था। लेकिन आप एक चीज तय थी कि आपका सीरीज कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि बाहर की किताबों में हो क्या रहा है। तो ये चीजें मैं पढ़ने लगा धीरे धीरे। मुंबई में काफी ज्यादा एक्सपोजर था, इंग्लिश कॉमिक्स का बहुत एक्सपोजर हुआ। तो उस चक्कर में डीसी, मार्वल, इमेज और ये सब में काफी मैं घुस गया। तो वहां पर एक आई केम अक्रॉस अ कॉमिक बुक कॉल्ड एज फैथम, which was created by the late माइकल टर्नर सर, जो पहले टॉप काउ में काम करते थे मार्क सिल्वेस्ट्री के अंडर में। तो उनका क्रिएशन था फैथम। वो बुक जब मैं खोल के पढ़ रहा था, इट वाज ड्रॉन सो अमेजिंगली, सो अमेजिंगली, कि मेरा यूरेका मोमेंट हुआ और एंड आई रियलाइज कि अरे यार, ये तो साला मैं भी कर सकता हूँ। ये वो मोमेंट था जब ड्राइंग और कॉमिक के प्रति प्यार आपस में उस दिन जुड़ गया, कंबाइन हो गया। और उस दिन मैंने खुद स्टोरी बोर्ड सीक्वेंशियल्स करना स्टार्ट किया। तो इस चक्कर में धीरे धीरे करके मैं कॉमिक बुक आर्टिस्ट बना। लेकिन इसमें भी बहुत हर्डल्स थे बीच में, जैसे पीयर प्रेशर होता है वगैरह वगैरह करके। और कहीं ना कहीं से मुझे मर्चेंट नेवी का चस्का लग गया था और बस मैं तुल गया कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। तो 12th कर लिया, ड्राइंग कर रहे थे, ठीक है, साइड में था कि कॉमिक्स भी चल रहा है। कभी उसको सीरियस मैंने एज अ वो नहीं सोचा था, बस शौक था कि अपने खुद के सुपर हीरोज बनाऊं और ड्रॉ करूं, और सीक्वेंशियल ज्यादा तो आते भी नहीं। और मैं मर्चेंट नेवी में घुस भी गया, चला भी गया। मैंने 1 साल जॉब भी करी 12th के बाद। पीसीए में 60+ आके मैं चला गया। 1 साल सेविंग भी करी। और एज सुन एज आई गॉट देयर, आई रियलाइज दैट आई एम अ फैमिली पर्सन। मैं घर से अलग होके नहीं रह सकता हूँ। मे बी कभी कभी होता है ना, आप घुस जाते हो, उसके बाद आपको पता चलता है मे बी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो वो हुआ। फिर मैं 1 साल बाद बस मैंने ज्यादा वो नहीं किया, बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा था जो मेरे, बिकॉज जब आप एक लक्ष्य पे होते हो ना, जैसे मैं मर्चेंट नेवी के लक्ष्य में था, आपको उसी डिपार्टमेंट के लोग मिलने लगते हैं। आप वो आपसे टकराने लगते हैं, फिर आप बातें करते हो उनसे और आपका जोश बढ़ता है कि यस, मर्चेंट नेवी में जाना है, ये करना है, वो करना है, और डॉलर में पैसे मिलेंगे और फॉरेन की लाइफ होगी। वो सब जो एक जवान लौंडे को चकाचौंध कर दिया एकदम। जब गए तो पता चला कि अरे यार, घर वाले तो है ही नहीं। और जाके आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है कि क्या आप लोनर हो, बिकॉज वहां बहुत ऐसे लड़के थे मेरे शिप पे जो घर से निकलना चाहते थे, जिनको फैमिली, माँ बाप में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पाया कि मेरे साथ ही कुछ उल्टा है। मैंने अपने पेरेंट्स को मिस करना स्टार्ट कर दिया और मैंने रियलाइज किया कि यार, अगर मैंने 4-5 साल ये जॉब कर ली तो मैं फंस जाऊंगा, फिर यहाँ मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। बिकॉज मैंने लोगों को देखा है 8-8, 10-10 साल जिन्होंने जॉब करी है, उनसे आप बैठ के है ना, एक 30 ml मार के अगर आप बात करोगे ना, तो वो अंदर से अपनी चीज निकालेंगे। यार, मैं बेटी को बहुत मिस करता हूँ, बीवी को बहुत मिस करता हूँ, इस जॉब में पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन हम लूजिंग ऑन द टाइम। ठीक है,
in which my daughter is growing, my kids are growing. Okay, तो और उस चक्कर में बच्चे बीवी सब डिस्टेंट हो जाते हैं आपसे एकदम. तो मैंने ये सब सोच लिया 20-21 साल की उम्र में ही, और मैंने बोला यार ये कौन से साल की बात रही होगी भैया? ये आप समझ लो 2018-19, सॉरी नहीं 8-9 जवान दिखाने लगे. 1998 बोल रहे हैं. 98-99 की बात है. अभी तो मैं 42 का हूँ. 98-99 की बात है. बस एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम मैंने सोचा आज अम्मा से अलग, कल बीवी से अलग, परसों बच्चों से अलग. घर पे आओ साला छुट्टी में तो बच्चे बोलेंगे मामा जी आ गए. तो ये अपने को नहीं बनता. बट विवेक भाई फिर फटाफट थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाएगा इसी लाइन पे, लेकिन फिर आने के बाद भी आपने फिर बीवी बच्चे का तो कुछ सीन दिखा नहीं, मतलब सलमान खान ही रह गए अब कॉमिक इंडस्ट्री के. नहीं यार, खैर that is a story for another day. Yes. हम सब सेम एज ग्रुप के हैं. पर यहाँ चक्कर ये हो गया ना कि यहाँ आने के बाद ठीक है बीवी बच्चे आ सकते थे, लेकिन फिर एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ कमिटमेंट देना पड़ा जिस प्रोफेशन में स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप सिर्फ एज अ पैशन स्टार्ट करते हो, आप घर नहीं चला सकते स्टार्टिंग में. ओके, अब तो बहुत आगे आ गया हूँ. तो तब अपने आप को एज अ आर्टिस्ट एस्टैब्लिश करने में लग गया. तो मैं कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, घर पे आया एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्केचिंग एंड ड्राइंग. कुछ लक्ष्य नहीं था कंप्लीटली एकदम. तो एक दिन मेरी नेबर आंटी आई, उन्होंने बोला यार तुम्हारा हाथ तो अच्छा है, तुम फाइन आर्ट्स क्यों नहीं करते हो? एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज फाइन आर्ट्स? तो तब उन्होंने बोला घर से निकलो, धक्के खाओ, पता करो. तब पता चला अच्छा ड्राइंग और पेंटिंग में भी ग्रेजुएशन होती है. मतलब ये तो मुझे मालूम ही नहीं था. तब लाइफ ने टर्न किया एंड आई एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में. और वहां से फिर मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी, और वहां से मेरे टूल्स के साथ परिचय हुआ. ड्राइंग में इतना ज्यादा इंकरेजमेंट मिला. मतलब मैं घर में बैठ के ड्रॉ करता था, मुझे लगता था यार मैं तो यहाँ का मतलब बिल्डिंग का बादशाह हूं और मुझसे बेहतर कोई ड्रॉ ही नहीं कर सकता. लेकिन जब अपने जैसे 70-80 और जीनियस लेवल के, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड बच्चों के बीच में बैठा, तब पता चला कि अभी कुछ नहीं आता है. ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो शुरुआत है, सिर्फ पेंसिल चलानी आती है. आई डोंट इवन नो एनी ट्रिक ऑफ द ट्रेड. सो फाइन आर्ट्स ने मुझे मेरे टूल्स के साथ मेरा परिचय कराया, ड्राइंग में एनकरेजमेंट दिलाया. ठीक है, लेकिन वहां तभी भी कॉमिक्स में कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता. कॉमिक्स को हमेशा एक लूजर का जॉब माना गया है. अगर आप फाइन आर्ट्स के कॉलेज में जाओ ना, वहाँ जो एनाटॉमी के सर हैं जो आपको ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करना सिखाते हैं, वो तक आपको डिस्करेज करते हैं कि कॉमिक्स में मत जाओ. और उनका एक ही डायलॉग होता है, कॉमिक्स कौन पढ़ता है आजकल, कॉमिक्स कहाँ है? जस्ट बिकॉज वो आपके सामने नहीं है सर, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. हाँ, वो एक अलग बात है कि हम ऐसे देश में बैठे हैं जहां ना आर्ट की रिस्पेक्ट है ना आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट है, और जो लेवल हमको बाहर 2-3 सालों में मिल जाना चाहिए था उसको 10-10 साल लगे हैं आज अचीव करने. लेकिन लक्ष्य सीधा था कि भाई जाना है, कॉमिक्स में ही जाना है. और मेरा ऐसा था यार मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ. मुझे प्रोफेसर या फैकल्टी या जितने भी लोग मिलते थे वो जितना डिस्करेज करते थे ना, मैं उतना ही ढीठ हो जाता था कि साला अब तो मैं करके दिखाऊंगा. मैं भी देखता हूँ कि आप लोग, I'll bloody prove you guys wrong. ठीक है. और मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसमें मानता हूँ कि मेरे घर वालों का सपोर्ट मेरे को इसमें था. मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है. उन्होंने मुझे एक बार, और मैं बहुत दफा डगमगाया. मतलब इतना सेल्फ डाउट आ जाता है आपके अंदर जब पूरा समाज आपको बोलता है कि आप नहीं कर सकते, ये इसमें कमाई नहीं है, चाहे आप अच्छे आर्टिस्ट भी हो जाओ, जो भी हो. तो हम खुद भी डिप्रेस्ड हो जाते थे यार, डिस्करेज हो जाते थे. तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बोला कि तुम्हें देखो 3 टाइम भरपेट अच्छा खाना मिल रहा है, तुम्हारे पास बेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कपड़े लत्ते की, तुम अपना करियर फॉलो करो, ये 3-4 बेसिक चीजें हम संभाल लेंगे अभी के लिए. तो वहां से यार बहुत पावर मिली, बहुत ताकत मिली. और फिर उसके बाद स्टार्ट किया, इलस्ट्रेशन स्टार्ट किया. कॉमिक्स में ब्रेक तभी भी नहीं मिला था, मुझे सिर्फ ड्रॉ करना. इसमें थोड़ा रोकता हूँ मैं आपको विवेक भाई. तो ये जो आपने आपका एक्चुअली मेरे को ये लगता है कि जब मर्चेंट नेवी से आए आप तभी यंग ही थे, आई थिंक 12th पास के बाद गए थे, राइट? तो आप अर्ली एज में ही आपने वो आर्ट्स की डिग्री ले ली, राइट? 18-19 साल. तो उसके बाद तुरंत ही आपने वो, आई थिंक फाइन आर्ट्स में 4 साल लगते हैं. आई थिंक 22 या 23 में मैं ग्रेजुएट हो चुका था.
तो फिर भी आपने काफी जल्दी अपना मतलब करियर पाथ सेट कर लिया उस हिसाब से, राइट? जिस हिसाब से आप कहीं किसी और 23 में डायरेक्शन में देखिए जा मैं रहे थे। ग्रेजुएट हुआ और उस 23 में हम्म। मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने कम से कम 5 से 6 साल एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट काम किया। सो आई यूज्ड टू अच्छा। वर्क इन अ लॉट ऑफ एड एजेंसीज बिकॉज़ तब कॉमिक्स के पब्लिशिंग का पता नहीं था। अच्छा, और ये वो टाइम था 2000 के आसपास का, ठीक है? जब आप देखें ये आपके डायमंड कॉमिक्स कुछ पब्लिश नहीं कर रही थी, तुलसी-वुलसी बंद हो चुकी थी। मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी बची थी, अमर चित्रकथा और राज कॉमिक्स 2000 के टाइम पे। बिकॉज़ 90s में जो क्रैश हुआ ना कॉमिक बुक मार्केट, राज कॉमिक्स जैसे तैसे बची रह गई, साल की 2-3 किताबें निकाल के, और अमर चित्रकथा थोड़ा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की है, तो उन्होंने काफी वो डिजिटल भी चले गए और उनका बहुत मार्केट फैला हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि बस ये 2 कंपनीज थी। और हाँ, वर्जिन आई। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब 10-10 रुपए की वर्जिन कॉमिक्स स्टॉल्स पे मिला करती थी। तब हमने एकदम से देखा, यार ये बाहर की कॉमिक्स में क्या है, ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है? और 10-10 रुपए और 15-15 रुपए, 2002 की बात है, तब वर्जिन इंडिया में आई थी। और तब 10 रुपए और 15 रुपए की कॉमिक्स खरीदने के लिए भी फटती थी यार। साइकिल उठा के स्टेशन भागते थे फटाफट, और पूरा कलेक्शन नहीं ले पाते थे, मर के 2 या 4 किताबें ले पाते थे। फिर हफ्ते भागना लेना वो सब। लेकिन वर्जिन के आने से क्या हुआ, एक आपका एक्सपोजर बढ़ गया। आप जो मार्केट समझ रहे थे कि जो राजा रानी की कहानियों वाला है और जो लोकल कैरेक्टर्स का है, आपको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, वो एक्सपोजर पूरा बढ़ गया। और बाहर के आर्टिस्टों से हमको बहुत एनर्जी मिली, बहुत इंस्पिरेशन मिली, और फिर काम इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ। तो एड एजेंसीज के साथ साथ मैंने मुझे याद है जब मैं 26-1 साल का था, एड एजेंसीज में मैं परेशान हो गया था यार। वहां पर पैसा बहुत होता है, लेकिन वो लोग है ना, उन लोग मतलब एकदम ठोक बजा के काम लेते हैं कि मुझे 7 o'clock to 1 o'clock का एंगल चाहिए तो वही चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू शो मी वेरिएशंस, बिकॉज जो मेरी विजन है, मैं आपको उसको ड्रॉ करने के पैसे दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो वहां पर है ना, मैं बहुत अनसेटिस्फाइड था यार। मतलब मैं खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, मैं एक जेरोक्स मशीन की तरह ड्रॉ करके इनको दे रहा हूँ। पैसा तो यहाँ भी अच्छा है, लेकिन फिर वो मर्चेंट नेवी रिडक्स हो रहा था मेरा कि फिर पैसे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मजा नहीं आता था यार। और इतनी कम उम्र में ना, जब आपका खून गर्म होता है, आपको मजा नहीं आता है, तो आप काम नहीं कर सकते। फिर मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो अमर चित्रकथा के लिए बना के दिया। तब मैं पहली बार अंकल पाई से मिला, और मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे, पूरे रोंगटे, जहां जहां बाल उग सकते हैं जगह के बाल खड़े हो गए थे मेरे अंकल पाई से एकदम। और मतलब मेरे बोलने से कुछ मैं बोल नहीं पाया, तो उनके एडिटर से मैंने बात करी, और तब मैंने 4 पेज का पोर्टफोलियो उनको बना के दिया था, और वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा, क्या होता है कि बहुत आप देखने को मिलेगी आपको, मैं इस चीज में बहुत ओपन रहता हूँ यार, कि जब आप एकदम यंग रहते हो ना, जवान रहते हो, ठीक है, तब आपको लगता है मैं फन्ने खाऊं, साला तुम्हारी औकात नहीं मेरे बाजू में खड़े रहने की, कौन मैं खामखा वाला चीज। तो उन्होंने जब मेरे पोर्टफोलियो को रिजेक्ट किया ना, मेरा एडिटर से झगड़ा हो गया। मैंने उसको बोला, सर आपको मैं इंटरनेशनल क्वालिटी का काम दे रहा हूँ, आपको इंडिया का जीपी मिल रहा है, क्या कर रहे हो? भगवान भला करे उस एडिटर का, उसने गुस्सा नहीं किया, वो स्माइल करने लगा, ठीक है, और उसने बोला 1 मिनट रुको। हाँ, उसने बाजू के रूम से किसी और 2-3 लोगों को बुलाया, वो उसके पास आए, बोले एक बार जो मुझे बोला इन लोगों को भी बोल के बताओ ना। एंड मैं उधर ही पानी हो गया, हो गया। मैं बोला देख लूंगा तुम लोगों को, याद रखना, आज मुझे मना कर रहे हो ना, कल इसी दरवाजे से मुझे लेने आओगे आप लोग। बट ये इंटरनेशनल क्वालिटी वाला मतलब आपका जवानी से ही है, मतलब राइट? अभी भी आई थिंक होली काऊ को आप वैसे ही प्रेजेंट करते हो कि भाई इंटरनेशनल क्वालिटी का काम मिलेगा, बट ये पहले ही बीच नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, आज जब मैं अपना वो मैंने पोर्टफोलियो संभाल के रखा है 4 पेज का, बिकॉज़ वो मुझे हमेशा मेरी औकात याद दिलाता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि स्टार्ट किया था, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर वो 4 पेज वाला पोर्टफोलियो आप शेयर कर सकते हैं, तो वी वुड लाइक टू डिस्प्ले इट टू आवर व्यूअर्स। नहीं, अभी तो शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज़ हाँ, आप बाद में भेज देना, मैं लगा दूंगा। रखा है ड्रॉअर में, बट बिल्कुल आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट थिंग, बिकॉज़ वो मुझे रियलिटी चेक कराता रहता है। और आज सच बताऊं, अगर मैं उसको देखता हूं ना यार, बहुत बुरा बना था। और मेरा तो विवेक भाई है कि आप विवेक, एक सवाल है, आपका जो ये पोर्टफोलियो था, दिस वाज योर फर्स्ट प्रोफेशनल वर्क ऑन एनीथिंग, या इससे पहले आप जो
आर्ट एजेंसी में काम किए थे? एनीथिंग दैट द फर्स्ट पिक्चर और फर्स्ट आर्ट दैट वी कुड सी? एड एजेंसी आर्ट एजेंसी का ही था। जनरली सीक्वेंशियल जो होते हैं वो बहुत कच्चे बनते हैं, बहुत कच्चे बनते हैं। एड एजेंसी में फिनिशिंग वाला काम नहीं होता, आपको आर्ट डायरेक्टर की विजन को सकारात्मक रूप से बस पेपर पे लेकर आना होता है, उनको सिर्फ आइडिया चाहिए होता है एड बनाने के लिए, ठीक है? और तो वहां पर सीक्वेंशियल्स इतने मतलब वैसे नहीं थे, कच्चा काम था। कॉमिक्स में आने के बाद समझा कि यार पैनल्स में फिनिशिंग होनी चाहिए, कच्ची चीज नहीं होनी चाहिए। तो कॉमिक्स में आने के बाद पता चला कि जिस चीज को आप इंक नहीं कर सकते वो ड्राइंग आपको नहीं करनी चाहिए। अगर ये ड्राइंग इंक नहीं हो सकती इसका मतलब ये ड्राइंग कच्ची है और ये नहीं चलेगी। तो उसके बाद फिर मैं राज कॉमिक्स में गया, वहां मैं संजय जी से मिला। तो अभी हम लोग कौन से ईयर में होंगे? अभी जब हम लोग राज कॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो अब कौन सा ईयर रहा होगा अमूमन? 2008 या 9। 2008 में मैं पहली बार संजय जी से मिला था और 2009 से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था राज कॉमिक्स में। ये पहली बार जब नागराज जन्मोत्सव वगैरह हो रहा था उस वक्त की बात है, राइट? ये अराउंड यस, उसी वक्त ये सब स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। यस अराउंड दैट। मैं, अभिषेक मलसूनी, जगदीश और ललित, हम सब लोग सेम एज ग्रुप के हैं, प्रदीप सहरावत, हम सब लोग सेम एज ग्रुप के हैं। तो सब एक 25-26 साल के लॉन्डो ने उसी समय ज्वाइन किया था। और जब राज कॉमिक्स का ऑफिस एक प्रॉपर ऑफिस की तरह होता था, बहुत बड़ा हॉल होता था, कोने में संजय जी बैठते थे, दूसरे कोने में विवेक जी बैठते थे और बीच में लंबी टेबल होती थी जिसमें सारे आर्टिस्ट मतलब एक साइड पे बैठ के अपना काम करते थे। तो मैं ये मतलब, और वो बहुत अच्छा समय था बिकॉज 7-8 आर्टिस्ट एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, जो इनफ्लक्स ऑफ एनर्जी होता है वो बहुत सॉलिड होता है। आप नहीं भी चाहो तो भी आप इंस्पायर्ड, बिल्कुल माहौल बन जाता है और एक दूसरे से इतना सीखने को मिलता है ना। तो हम सब तब अभिषेक मलसूनी नया कॉलेज से निकला था और काफी अपने साथ नए कलरिस्टों को लखनऊ से लेकर आए थे वो लोग। तो उस माहौल में काफी काम किए। ये वो टाइम है और मेरे सामने ये हुआ था। आतंककर्ता नागराज पहली कॉपी मेरे सामने निकली थी, उसका आर्टवर्क मैंने बनते हुए अपने सामने देखा है, ललित जगदीश को बनाते हुए। अच्छा। इनफैक्ट आतंककर्ता नागराज के फर्स्ट 6 पेज में एक मेला लगा होता है, उसमें ललित ने मुझे ड्रॉ किया था एज अ गैस सेल्समैन। अच्छा। और वहीं आतंकियों का हमला होता है, सबसे पहला जो स्टॉल होता है। हाँ, आतंककर्ता नागराज की सबसे पहली किताब के 6 पेज में मेरी मौत होती है। मक्कार पब्लिशर। पहले 6 पेज में ललित और जगदीश ने मुझे बम से उड़ाया था, बम से। ललित जी का कोई बहुत पर्सनल दुश्मनी थी। ये फ्रेम को डाला जाए, सफेद एनिमेशन से रिक्वेस्ट है कि इसको ढूंढ के निकाला जाए और इसको डाला जाए। ललित जी की कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या आपसे? 7वें पैनल में नहीं, उसका एक वीडियो मेरे पास था और कुछ नहीं है। उस जमाने में वीडियो कैमरा कब लिए? 7वें पेज में एक कैमकॉर्डर पे था। नहीं, कुछ करते हुए उसका वीडियो मैंने खींच लिया था, तो मैं ब्लैकमेल करता था उसे। तो उसके बाद मेरे खच्चे उड़ने के बाद 7वें पेज में नागराज को गुस्सा आता है। आपको वो फ्रेम मिलेगा जिसमें नागराज चिल्लाता है, उफ ये आतंकवाद। और मेरी ही मौत से तो शुरू हुआ था ये सब। Oh my God! न्यू जेन नागराज के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आपका मेरी पूरा शरीर है, उड़ा हुआ शरीर बम से। कण ये तो हुआ आपका गेस्ट अपीयरेंस कॉमिक्स में। तो आपका जो पहला जो कॉमिक्स था, ये हमने पढ़ा भी है कहीं पे, आपके ब्लॉग में भी शायद मेंशन्ड है। तो वो कॉमिक्स हमें कभी मिले नहीं। हमें लगा कि आप का जो प्रोफेशनल वर्क था वो आरसी से ही शुरू हुआ था और उसके बाद हम होलिका को पढ़ने लगे थे। तो मेरा ये सवाल है कि अच्छा, उस पे आएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आप पहले आर्टिस्ट हैं इंडिया के जिन्होंने ये कॉमिक्स इंडस्ट्री का जो होलिका आपने शुरू किया था। तो ये छोटा सा एक सवाल है कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना मतलब मुश्किल रहा है
कि एक एंटरप्रेन्योर बनना, कि आपने पैशन को फॉलो करके कंपनी सेटअप करना, डिफरेंट आर्टिस्ट और राइटरों को अप्रोच करना। कॉर्पोरेट हाउस वी नो हाउ थिंग्स वर्क, या थोड़ा बहुत आइडिया है, हम खुद भी ये देख चुके हैं, कुछ लोग हम में से इन्वॉल्व भी हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत पता है। लेकिन आपके लिए उस टाइम पे 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू टू सेट अप ए टीम एंड स्टार्ट ए कंपनी, जब स्टार्टअप नहीं बोला जाता था? जी, तब स्टार्टअप नहीं बोला जाता था। मैं थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करूंगा। मैं राज कॉमिक्स में गया था जब आतंककर्ता नागराज बन रही थी, और मुझे याद है, मुझे विवेक मोहन जी ने फोन पे बोला था कि एक स्क्रिप्ट है भेड़िया की, तुम अगर आ सकते हो तो आ जाओ और तुम्हें उसकी पेंसिलिंग दे दी जाएगी। मैं बहुत खुश, मैं पागल था भेड़िया के लिए, क्योंकि मेरे लिए भेड़िया इंडिया का वुल्वरीन है। तो मैंने बोला यार मैं भारत का वुल्वरीन बनाने जा रहा हूँ, अब तो मैं फाड़ दूंगा एकदम, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जब वहां पहुंचा, मैंने बता दिया था कि सर मैं ये दिन पे आ रहा हूँ, मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन है। मैं वहां पहुंचा, बोलते अरे बेटा स्क्रिप्ट 2 दिन पहले आर्टिस्ट को दे दी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो। मैंने बोला सर 1 हफ्ते पहले तो बात हुई है, मैंने आपको बोला है मैं आ रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले आपको वापस से क्यों परेशान करूं मैं फोन करके, सर स्क्रिप्ट रखी है ना, मैं आ रहा हूँ। तो बोले अब तो बेटा वो दूसरे आर्टिस्ट को दे दी है। तो मैं बोला अब मैं सर क्या करूं, मैं तो 2 महीने का रिजर्वेशन करा कर आया हूँ, अब तो मेरा वापसी 2 महीने बाद की है। तो बोले एक काम हो सकता है, तुम इंकिंग करना चाहो तो कर लो। मैंने बोला सर मैं पेंसिलर बनने आया हूँ, आप मुझे कहाँ इंकिंग में डाल रहे हो। तो उन्होंने बोला बेटा यही काम है, करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। अब भैया मैं फंस गया, मेरे पास 2 महीने थे। अब मैं 2 महीने अपने रिश्तेदार के घर में रुका हुआ हूँ, मैं क्या यार 2 महीने खाली थोड़ी ना बैठूंगा, उनको भी हफ्ते बाद बोझ जैसा लगने लगूंगा। और मैं बोल कर आया हूँ कि मुझे जॉब लग गई है। तो क्योंकि उस समय फैमिलीज में ना फ्रीलांस वर्क को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, इज्जत तो खैर आज भी नहीं मिलती है। तो उस समय तो मैंने ये बोला कि जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई है, ठीक है। तो मैंने बोला यार करो या मरो वाली स्थिति है, ठीक है, अब करते हैं साला इंकिंग, देखा जाएगा जो भी होगा। आदिल खान ने नई किताब स्टार्ट की थी जिसका नाम था 13वां दिन, थ्रिल हॉरर सस्पेंस। तो आदिल खान के साथ मुझे जोड़ दिया कि आप इनकी इंकिंग करो। अब मैं यार मेरे को ऐसा काटो तो खून नहीं, मैं एकदम कॉर्नर्ड हो गया। मैंने बोला आप कॉर्नर हो गया तो अब तो पंजा मारूंगा मैं। तो मैंने ब्रश किया वहां पे, और जगदीश से थोड़ी बहुत टिप्स ली कि यार कैसे करते हैं। उसने बोला बस ब्रश को सुई की नोक की तरह बना लो और उसको बस फेरना शुरू करो और डेप्थ और डायमेंशन निकालो, करते करते आ जाएगा। मुझे याद है मैंने 6 दिन लगातार 6 दिन 8-8 घंटा रोज प्रैक्टिस करी, और 13वें दिन का पहला पेज लेके बैठ गया मैं। और उस दिन के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने वो पूरी बुक खत्म करी। और 13वां दिन एज अ आर्टिस्ट आप बोल लीजिए डेब्यू था एक तरह से। अच्छा, एज अ इंकर मैंने उसमें काम किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर उसके बाद धप्पा करके एक किताब आई थी थ्रिल और सस्पेंस की, वो भी आदिल ने बनाई थी, तो मेरी उसकी बन चुकी है। तो धप्पा के मैंने कुछ पेजेस किए। उस समय मुझे याद है नारायण चल रही थी वहां पर, तो मुझे अनुपम जी के 3-4 पेजेस आए कि बेटा ये भी इंक कर लो। मैंने देखा मेरा सिर घूम गया, मेरे को सर से पांव तक वर्टिगो हो गया। मैं बोले ये कैसे इंक करूं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है इसमें कुछ। तो मैंने जैसे तैसे 3 पेज इंक करके भेजे। मैंने बोला सर मुझे माफ कीजिए, मैं इंकिंग नहीं कर सकता, मुझे पेंसिलिंग में जाना है, कोई प्रोजेक्ट हो तो दे दीजिए। बोले अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो फिर मैंने टेम्परेरी राज कॉमिक्स छोड़ दिया। फिर मुझे विमानिका कॉमिक्स से ब्रेक मिला, उनके मैंने कुछ कवर्स, कुछ पोस्टर्स, प्रमोशनल मटेरियल डिजाइन किया। उसके बाद मेरा कायदे से पहला ब्रेक आया लेवल 10 कॉमिक्स करके, एक इंडिपेंडेंट कॉमिक कंपनी थी, काफी पहले चली थी, अब तो बंद हो गई है। लेवल 10 कॉमिक्स में, अच्छा इसी दौरान मेरी विजेंद्र मोहंती से भी दोस्ती हो गई। तो लेवल 10 कॉमिक्स जब नई नई स्टार्ट हो रही थी, दे वर हायरिंग आर्टिस्ट। तो उनको पता चला भाई विवेक करके एक पेंसिलर इंकर है, तो उनका फोन आया, बोले आप हमारे साथ काम करोगे। मैं बोला ठीक है, राइटर कौन है, स्टोरी क्या है। बोलते वो तो कुछ भी नहीं है, अभी आपको हम ऑफर दे रहे हैं कि हमारी एंथोलॉजी पे काम करो, विद द होप कि आप ही राइटर ले आओगे और आप ही स्टोरी ले आओगे। मैं बोला जे का चक्कर लग रहा है ये, मतलब ये क्या चल रहा है आप, मुझे लगा कि आपके पास स्क्रिप्ट होगी वगैरह होगा और आप आर्टिस्ट ढूंढ रहे हो, आप आर्टिस्ट ढूंढ रहे हो, आप उसको बोल रहे हो और भी लोग ले आओ, भीड़ ले आओ यहाँ पर। तो मैंने बोला वो कह रहे कि पार्टी हमारी है, चखना और ड्रिंक्स आप लेके आ जाओ। तो इंटरनेट पे यही है कि लेवल 10 पे आपका पहला प्रोफेशनल काम था, लेवल 10 पे। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ऑलरेडी आप पहले काम कर चुके थे बिफोर यू जॉइन्ड और वर्क फॉर लेवल 10।
तो एज अ आर्टिस्ट तो मैंने मतलब कॉमिक में मेरा नाम छप चुका था, अगर आप उसको डेब्यू बोले, चाहे किसी भी रूप में। लेकिन एज अ पेंसिलर मेरा पहली बार लेवल 10 में काम आया। मैंने मोहंती के साथ एक स्टोरी करी थी 4 पार्ट की, विच वाज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न सॉन्ग। तो मैं पेंसिलर इंकर हूँ, मैं कलरिंग नहीं करता बेसिकली। और मोहंती ने उसमें कहानी लिखी और मैंने आर्टवर्क बनाया था, विच रैन टिल इशू 4। इशू 4 के बाद फिर वापस वही हम दोनों दिशाहीन हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, इशू 4 के बाद हम दोनों दिशाहीन हो गए कि स्टोरी जा कहाँ रही है, ना उसे समझ में आया ना हमें समझ में आया। तो पब्लिशर ने बोला एक काम करो, तुम दोनों निकलो, ये स्टोरी मैं रैप अप करवा दूंगा, थैंक यू, अपना चेक लो और जाओ। तो हमने बोला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करके देखते हैं। लेकिन उस समय तक मैं बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वो मोड़ है मेरी लाइफ का जहां पर मैं और मोहंती आने वाले थे, जहां पर से होलिकाओं की शुरुआत होती है। मैंने काफी छोटे बड़े पब्लिशर्स के लिए काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया, और भयंकर एक्सप्लॉयटेशन हुआ मेरा, भयंकर, मेरा और मोहंती का दोनों का हुआ। छोटा बड़ा, कहीं 6-6 महीने काम कर रहे हैं, किसी को 2-2 3-3 किताबें बना के दे दी जो कभी पब्लिश तक नहीं हुई। तो मुझे और मोहंती को ऐसा लगने लगा यार पैसे मिल जाते थे काफी रुलाने के बाद, और एक्सप्लॉयटेशन भयंकर था। लेकिन जवान थे तो शायद ये चीज देखनी भी थी। तो मैंने और मोहंती ने डिसाइड किया यार ये ज्यादा हो रहा है यार, मतलब अपना कुछ बन नहीं रहा, अपना कुछ हो नहीं रहा है। तो मतलब ये बुक्स उस क्या समय रिलीज कुछ नहीं ऐसा होती हुआ, ये बुक्स रिलीज नहीं होती थी? कि अब कायदा तो यही कहता है कि मैं कंपनीज का नाम नहीं लूं। तो मैंने और मोहंती ने 2 ऐसी कंपनियों में काम किया था जहां पर हमने 2-2 3-3 इशू बना के दे दिए। they also paid us, but the books were never released because the publisher lost faith. The supposed publisher lost faith कि यार इसमें पैसा कैसे कमाएंगे। उन्होंने बोला कि जितना लाख 1.5 लाख रुपए लगा है राइटिंग में, कलर करवाने में, वो जाने दो, इससे पहले कि और पैसा लगे और मैं और डेप्थ में आऊं, आई एम रैपिंग इट अप। ये हो गया। फिर कहीं काम किया, क्रेडिट नहीं मिला, कहीं काम किया, 3-3 महीना रुलाने के बाद पैसे दिए, 3-3 बार रीनेगोशिएट करने के बाद, कहीं तो फिर हमने धमकी दी कि भाई पैसे नहीं दोगे तो आर्टवर्क तुम्हारा डाल देंगे। तो वह सामने वाले ने बोला कि भाई तुम डाल के देखो, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, ये वो है। अब तब एकदम यंग थे यार, पता नहीं था ये लीगल नोटिस वगैरह, हमारी तो फटली एकदम। और मैं और मोहंती ने लिटरली फोन पे बात की। मैं बोला मोहंती लगता है जेल जाना पड़ेगा यार। और मैं विजुअलाइज कर रहा था हम दोनों सलाखों के पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमने पब्लिशर का आर्टवर्क रिवील कर दिया जिसका साला हमें पैसा मिला नहीं है। ये पहली बार सुन रहे हैं कि आर्ट करके जेल जाना पड़ता है। आर्ट करके जेल जाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ ऐसे ट्रीटमेंट, मतलब मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ जब ऐसा मार्केट बिल्कुल नहीं था। मिलन को पता होगा, तब ब्लॉग्स चला करते थे, बिकॉज मुझे अभी याद आ रहा है मैंने मिलन को शायद डोगा भी बना के दिया था, राइट? आप वही मिलन हो ना? वो उस सवाल को मैं आखिर में पूछना चाहता था, आपने अभी बोल ही दिया है तो मैं पूछ ही लेता हूँ, उसकी फिजिकल कॉपी कब मिलेगी? पहले तो देखना पड़ेगा कि उसका वो ओरिजिनल आर्ट है कहाँ है। मेरे पास ही है, मैं अपने आर्ट पर कभी तो मेरे पास है, मेरे सारे दोस्तों के पास भी है। दबा हुआ होगा। तो वो टाइम ऐसा था ना कि कहीं कुछ हो नहीं रहा था यार, ठीक है। और वर्जिन भी बंद हो चुका था। मतलब मैं 2011 की अगर बात करूं, 2011 में वर्जिन रैप अप हो चुका था, और वर्जिन के सारे आर्टिस्ट बिखर चुके थे इधर उधर, और आधे से ज्यादा आर्टिस्ट जो थे वो फेथ उनका चला गया था। दे लॉस्ट फेथ इन कॉमिक बुक्स, बिकॉज उन्होंने वर्जिन जैसी कंपनी को बंद होते हुए देखा जो मुंह मांगी सैलरी दे रही थी लोगों को, ठीक है। आधे से ज्यादा सीरीज बंद हो गए। जैसे आप शमिक दास से अगर बात करेंगे तो रामायण 3392 AD का तो हाल सब जानते ही हैं। आखिरी की 2 वॉल्यूम कभी रिलीज नहीं हुई, इट्स बीन मोर देन अ डेकेड। तो ये सब चीजें होने लगी, तो बंदे भाग गए इधर उधर। राइटर आर्टिस्ट, बहुत अच्छे राइटर आर्टिस्ट थे, भाग गए। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि छोटे से 6-7 साल के फ्रीलांस करियर में मैंने और मोहंती ने फ्रेटर्निटी में दोस्त बहुत अच्छे बना लिए थे। जैसे मैं हर्षो मोहन के कांटेक्ट में आया, हर्षो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, अश्विन कालमाने मेरा दोस्त बन गया, फिर ललित जगदीश से मेरी बातचीत हुई। तो भले ही हम एक कंपनी में अब काम नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे, एंड वी वर ऑल फ्रेंड्स। मोहंती से मैंने बोला, एक बार मैं मोहंती के घर में रुका था दिल्ली में 4-5 दिन के लिए, तो वहीं हम लोग बैठे थे। वहीं हमने आइडिया कंसीव किया कि यार होलिकाओं की स्थापना इस समय हुई नहीं थी,
हम सिर्फ कुछ ऐसी चीज पे काम करना चाहते थे जो कि इंडिया की पहली क्रिएटर ओन्ड बने, मतलब जिसपे हम दोनों की ओनरशिप हो, पब्लिशर की नहीं। तो वी वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ अ विलेन। और सबसे पहले हमने दुर्योधन पे आइडिया सोचा कि यार दुर्योधन की कहानी कहते हैं, महाभारत फ्रॉम दुर्योधन पर्सपेक्टिव। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है मार्केट में। फिर हमने 2-3 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करी एंड देन वी रियलाइज दैट द बिगेस्ट बैडएस वाज नॉट दुर्योधन, इट वाज दशानन रावण। और उस दिन डिसाइड किया कि भाई रावणायन करेंगे। और उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट के 6-7 पेजेस मैंने बनाए, जैसे एक प्रॉपर पिच बनती है। एक ऐसे मोहंती ने लिखा, स्टार्ट मिडिल क्लाइमैक्स, 2-3 चैप्टर्स लिखे, और मैंने 6 पेज का एक पोर्टफोलियो प्रॉपर बना के कलर करवा के रखा एंड वी स्टार्टेड अप्रोचिंग पब्लिशर। इतनी खराब डील्स मिल रही थी, इतनी खराब डील मिल रही थी। प्रॉपर्टी हमारी, लिख मोहंती रहा है, ड्रॉ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ कलरिंग करवा के दूं, उसके ऊपर भी रॉयल्टी इतनी कम दे रहे थे कि मतलब हमें लगा यार ये तो मतलब ही नहीं है कुछ करके। दे वांटेड टू हैव एवरीथिंग विद देम, और कॉपीराइट भी खुद चाहिए, कॉपीराइट हमारे पास नहीं रहेगा। ताकि एक बंदे ने तो बोला कि भाई आप हमारे यहाँ आज छापने के बाद कल अपनी जो कॉपीराइट अगर आपका रहेगा तो आप निकल के दूसरे पब्लिशर के पास चले जाओगे, उनको बोलो कि आप छापो, ठीक है, तो हमारा तो डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। मैं बोला आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली हाउ क्रिएटर ओन मार्केट वर्क्स। आप मार्क मिलर को देखो इस समय, ठीक है, इमेज में उन्होंने जितने टाइटल निकाले, अब वो सारे टाइटल्स को लेकर डार्क हॉर्स में चले गए हैं। और वो डार्क हॉर्स ने कमिट किया कि ठीक है, हम सभी टाइटल्स की जो आपके सुपर टाइटल्स हैं उनकी हार्ड कवर निकालेंगे। तो इमेज ने कभी अपोज नहीं किया, बिकॉज इमेज को पता है कैसे सही तरीके से काम करना है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रू मीनिंग ऑफ अ क्रिएटर ओन थिंग। इट इज ओन्ड बाय क्रिएटर्स। तो मैंने घर पे बात करी मॉम डैड से, उन्होंने बोला तुम एक काम करो, तुम्हारा बहुत धक्केमारी हो गई है, तुम खुद का काम स्टार्ट करो। और उस दिन जन्म हुआ होलिका एंटरटेनमेंट। तो मैं और मोहंती जो है, मैंने मोहंती को न्यूज़ दी, मैं बोला भाई साल भी 2011। तो मोहंती को बोला, मैं बोला ब्रो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद इस पे काम करेंगे, मैं पैसा लगाता हूँ, तू मेरे को बोल तो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, मॉनिटरी उसमें नहीं, सर्विस उसमें। तो मैंने मेरा और उसका पैक्ट हुआ, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये था कि मोहंती स्क्रिप्ट के पैसे नहीं लेगा और मोहंती बुक को लेटर करेगा, और मैं ड्रॉ करूंगा और मैं कलरिंग करवाऊंगा, कलरिस्ट को पे करूंगा, मैं प्रिंटिंग का पे करूंगा, और उसको हम लोग मेरी जो कंपनी फॉर्म होगी होलिका एंटरटेनमेंट उसके थ्रू इसको निकालेंगे। और मैंने मोहंती ने एक सपोज रेशियो पे काम किया कि भाई हम इतना डिवाइड करेंगे आपस में, मैं तुमको रॉयल्टी पे करूंगा साल के साल, तो जितना मैं बनाऊंगा उतना ही तुम भी बनाओगे, क्योंकि मैं कलर करवा रहा हूं, तुम लेटर कर दो और अपनी स्क्रिप्ट के पैसे मत लो क्योंकि मैं प्रिंटिंग में पैसा लगा रहा हूं। तो इस चक्कर में, क्योंकि रावणायन का आर्टवर्क पूरा मैंने बनाया, स्टोरी पूरी उसने लिखी, तो उस पे इन्वेस्टमेंट आप समझ लो 60-70% रिड्यूस हो गई, उतना पैसा बच गया। इस उसमें रावणायन निकलनी शुरू हुई। और आई थिंक एक देखिए, मैं काफी रिलीजियस आदमी हूं, तो मैं भगवान के साइन, भगवान जो साइन देता है ना ऊपर, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो या अपने ड्रीम और पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो मैं उन चीजों में बिलीव करता हूँ। और भगवान का ये साइन था कि 2011 फरवरी में दिल्ली हाट में पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाई कॉमिक कॉन करने की। जतिन वर्मा जो कॉमिक कॉन के ओनर है, उन्होंने पहली बार कॉमिक कॉन किया 2011 फरवरी दिल्ली हाट में, और हमें इनवाइट किया रावणायन के प्रमोशन के लिए। विवेक भाई एक क्वेश्चन है, एक नॉर्थ इंडियन लड़के ने इंग्लिश में क्यों कॉमिक्स निकाली? कि वो नॉर्थ इंडियन लड़का मुंबई से अपनी पूरी बेसिक एजुकेशन कर चुका था। देखिए मेरी नॉर्थ इंडियन कनेक्शन जो है वो सिर्फ 9 साल का है। जब मैं 9 साल का था तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे और मुंबई आ गए उसके बाद। तो नॉर्थ इंडियन मैं सिर्फ कहने के लिए हूँ क्योंकि मैं 9 साल ही रहा हूँ, और उतना तो आदमी भूल भी जा रहा है। ये समझिए कि 75% मेरी लाइफ जो है मुंबई में बीती है, और मुंबई में इंग्लिश कॉमिक्स का कल्चर बहुत है, तो हमने सोचा कि इंग्लिश में ही करेंगे। And Vijendra used to write in Hindi also? नहीं, हिंदी का कोई प्लान ही नहीं था। हिंदी was never a part of the plan. We always wanted to publish our comics in English, और and that's it, because क्या हो रहा था, ये वो टाइम था जब हिंदी मार्केट कोलैप्स हो रहा था बहुत बुरी तरह से। 2011-12 का जो टाइम था, आप मेरे को बता सकते हो 2011-12, 11-12, 13, 14, 15, 16 तक कौन सी हिंदी कॉमिक्स आती थी? बहुत मार्केट कोलैप्स हो चुका था। साल में राज कॉमिक्स 2 या 3 ही किताब वो लोग आते थे, तो हमें हिंदी से कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जो देखा
कि भाई मार्केट में इंग्लिश कॉमिक्स चल रही हैं, वो हिसाब से ही हमने अपना प्रोडक्ट बनाया इंग्लिश में। लेकिन एक चीज बताइए, तो क्वेश्चन भगवान का ये हिंदी में हाँ। ये जो से अघोरी वगैरह, ये जो इसका जो हिंदी वर्जन है, तो उसमें जो स्क्रिप्ट है जैसे कि, तो वो आपने लिखा है या किसी और ने ट्रांसलेट करके दिया है आपके इंग्लिश स्क्रिप्ट के ऊपर? नहीं, देयर इज अ ट्रांसलेटर। आई थिंक अघोरी मंदार गंगेले ने ट्रांसलेट की थी। तो मंदार गंगेले, बिकॉज अघोरी ओरिजिनली वाज रिटन इन इंग्लिश बाय रामवी, और राम साउथ इंडियन आदमी है यार, वो हिंदी कहाँ से लिखेगा, ठीक है। तो उसका ट्रांसलेशन मैंने मंदार गंगेले से कराया था। आई थिंक ट्रांसलेशन लेटरिंग दोनों उसने करके दिया था। तो अघोरी क्या हुआ ना, देखिए दुनिया अब दो भागों में विभाजित हो चुकी है, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। ये दोनों मार्केट बहुत अलग है। प्री कोविड से पहले लोग भी अलग थे, पूरी जिंदगी बदल गई है यार, सारी चीजें बदल चुकी हैं। आपका सोच विचार बदल चुका है, आपका चीजों को ग्रहण करने का तरीका बदल चुका है। आप क्या पसंद करते थे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविड के बाद सबका रिबर्थ हुआ है एक तरह से, और इंडियन कॉमिक्स का भी रिबर्थ हुआ है, क्योंकि कोविड में ही कॉमिक्स में उछाल आया। कोविड के टाइम पे आई थिंक संजय जी और मनोज जी इन दोनों ने रीप्रिंट्स की बाढ़ ले आए, रीप्रिंट्स धड़ाधड़ निकालने स्टार्ट किए, और लोगों में ये हो गया कि मुझे अपना कलेक्शन पूरा करना है यार, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में हिंदी मार्केट एकदम से बूम हुआ, एक बम फटा हिंदी मार्केट का। और तब तक ये हुआ कि 2019 तक हम लोग कम से कम 50 के ऊपर किताबें निकाल चुके थे, और ऑलमोस्ट सारे सीरीज पूरे थे। रावणायण पूरा था, अघोरी के 3 वॉल्यूम कंप्लीट थे, कास्टर, शैतान, सारे सीरीज पूरे थे। तो मैंने ये सोचा कि यार हिंदी मार्केट बहुत बूम कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा मुझे लैंग्वेज से कभी कोई दिक्कत तो थी नहीं। मैंने बोला यार हिंदी में ट्राई करके देखते हैं, और मैंने काफी लोगों से बात करी, उन्होंने बोला सर हिंदी में निकालिए। तो जैसे रावणायण सबसे पहले आई थी, विच वाज द वेरी फर्स्ट सीरीज ऑफ होली काउ, हमने सोचा स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो प्रिंटिंग द रावणायण सीई 250 पेज की जो कलेक्टेड एडिशन निकाली थी पेपर बैक, वाज अ सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता था यार सेल कैसी होगी, और एक किताब को रीप्रिंट कराना 1000 कॉपी, 1000 से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यू वोंट बी एबल टू मेक एनी प्रॉफिट अगर आप 1000 के नीचे छपाते हो। पूरा 250 पेज ट्रांसलेशन, लेटरिंग, प्रिंटिंग लगाने, मैंने सोचा यार हार्ड कवर नहीं निकालूंगा, पेपर बैक निकाल के देखता हूँ, जस्ट टू सी द मार्केट की एक्सेप्टेंस कैसा है हमारी बुक्स का हिंदी में, बिकॉज हमारी बुक्स का नॉस्टैल्जिया तो है नहीं। 13 साल में, होली काउ को 13 साल हो गए, 13 साल में भी कोई कंपनी नॉस्टैल्जिया प्रोड्यूस नहीं करती है। नॉस्टैल्जिया प्रोड्यूस करने के लिए 25 एक साल लगते हैं भैया आपको कम से कम, ठीक है। एक जनरेशन के दिल में आपको बसना होता है, ओके। तो मे बी 10 years डाउन द रोड हमारा भी नॉस्टैल्जिया होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन थिंग, तो रावणायण में मुझे कम से कम पैसे लगाने थे, तो मैंने पेपर बैक एडिशन निकाली, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रावणायण हिंदी बहुत बेची है मैंने। उसके बाद फिर मैंने एक आदत बना ली कि हर साल होली काउ की जो एनिवर्सरी होती है मई में, 15 मई को, 15 मई को मैंने कंपनी रजिस्टर कराई थी। हर साल एनिवर्सरी के टाइम पे एक सीई, एक कलेक्टेड एडिशन मैं निकालूंगा। अगले साल मैं अघोरी ओमनिबस लेकर आया, 550 पेज का मैसिव कंपाइलेशन। तो इस तरह से हिंदी एडिशंस आनी स्टार्ट हुई। मतलब हम उस बीच में जो सिंगल इश्यूज हम लोग पब्लिश कर रहे थे वो इंग्लिश में ही कर रहे थे। साइमल्टेनियस इंग्लिश और हिंदी जैसा बुलजाई और स्वयंभू करता है वैसा नहीं था। मेरा फॉर्मेट तभी भी इंग्लिश का ही था, लेकिन क्योंकि मेरे मोटे मोटे वॉल्यूम्स इंग्लिश में सीरीज बन के खत्म हो चुके थे, तो मैंने बोला यार रावणायण आया, अघोरी आया, शैतान आया, कास्टर आया, असुरान आया, इसी सीक्वेंस में मैं हिंदी रीडर्स को पूरी स्टोरी पढ़ने का मजा देना चाहता हूँ। तो वैसे ही ये अघोरी की बात हो रही है, तो अघोरी ओमनिबस जो है वो मैंने भी पढ़ी, और उस वक्त हम लोग भी सारे ओमनिबस या कलेक्टर एडिशन से हम लोग वाकिफ हो रहे थे, बाकी पब्लिशर्स की तरफ से भी। तो जरा प्रीसेट में मेरे को सेंटर में लाना कोई। तो मैं अघोरी ओमनिबस का मैं एक नायाब प्रेजेंटेशन करता हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं करा है। Oh God. You know what? So unique. This is so original. I must live. You should implement it. मतलब next time. वरना मैंने भी सोचा था कि हाई बड़े स्टाइल में बोलूंगा, यूनिक स्टाइल में, जो पहले किसी ने नहीं देखा है। आपका तो हमने इंट्रो भी नहीं दिया इसीलिए। ओ भाई साहब। आइडिया कॉपी
अगली बुक से इम्प्लीमेंट करता हूँ इसको भाई। मेरा यहीं पे, क्योंकि ओमनीबस की बात हो रही है, ये सवाल है कि विवेक भाई, आपने तब भी सीई का क्वालिटी डिकोड कर लिया था, जो आज भी बहुत सारे पब्लिशर्स नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या था आपके पास उस टाइम पे भी कि आपकी सीई अभी भी अघोरी की सीई की क्वालिटी की दाद दी जाती है? दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से। ये जो पीछे जितने भी ओमनीबस है, मुझे लगता है अघोरी की ओमनीबस एक ऐसी बुक है सिंगल इंडिया में, जो जितनी भी सीई आई है उसमें से इट्स इक्वल इन क्वालिटी, मतलब इट्स अ सॉलिड बुक। यस एग्री। हम लोग दुखी हो गए थे उस वक्त। हम लोग आपस में व्हाट्सएप पे चैट करके बोलते थे, देख मेरी ये सी ऐसी फटे हाल में मिली है मुझे, और जिसको हम लोग चाहते थे कि उसको सहेज के रखें, जनरेशन तक चले, वो महीने भर में ही फट जा रही थी। और हमारे नॉस्टैल्जिया था कि हम हाँ, वो जिलेटिन पेपर लगाएं और वो सारी हरकतें करें जो 20-25 साल पहले करते थे बचाने के लिए। एक महीने का हमारा नॉस्टैल्जिया था कि अरे यार पिछले महीने खरीदी थी, कितनी अच्छी पड़ी मैंने, फिर अगले महीने फट गई। रखे टूट गई ना। अघोरी ओमनीबस इज रियली वेल मेड, मतलब यस। तो अघोरी ओमनीबस जब मैंने भी अपने इन्हीं दोस्तों के कहने से ऑर्डर जब करी, तो जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि यार क्या है यार, विवेक गोयल वहीं से शायद करवाएगा जहां से सारे पब्लिशर्स करवा रहे हैं। लेकिन जब मेरे पास वो किताब आई वाकई में, तो मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला कि इस इंटरव्यू से पहले मैं शैतान सिंह और अघोरी पढ़ूंगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। ब्यूटीफुल बाइंडिंग, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग परफेक्ट बाइंडिंग, जो कि यहाँ पर हम लोग जो मार्वल और डीसी की जो ओमनीबसेस देखते हैं उस लेवल की बाइंडिंग है। आपने बहुत अच्छे से, मतलब मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट इज अमेजिंग। थैंक यू। नहीं तो सीक्रेट, देखिए, हाउ बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर मेरे पीछे देख सकते हो तो शायद आपको आधा जवाब तो उसी से मिल जाएगा। I have this huge library, ठीक है। Most of them are hard covers, ठीक है, because hard cover एक ऐसा वर्जन होता है ना जिसको आप लाइफ टाइम तक सजो के रख सकते हो। It is a collectible item. It is supposed to be collected and preserved and passed from generation to generation. अगर वो एक जनरेशन में ही, एक जनरेशन छोड़िए 2 महीने में अगर उसकी ग्लू निकल के, गत्ता अलग है, बीच का जो स्पाइन का कपड़ा है वो अलग है, एक तो आपका दिल टूटता है बिकॉज आपकी किताब बर्बाद हुई जिसका आपने पूरा पैसा दिया। ये भी नहीं कि सेकंड हैंड खरीदी तो चलो थोड़ा रिलीफ हो गया कि यार पूरा पैसा नहीं दिया, ठीक है। प्लस ओवर एंड ओवर अगेन वही चीज हो रही है। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये कॉमिक बुक रीडर के पैशन के साथ खिलवाड़ है, जो कि मेरे को नहीं चलेगा ये, मतलब मेरे को नहीं चलता। बिकॉज देखिए, वापस से मेरे पीछे की तस्वीर ये बयां करती है कि मैं बहुत वोरेशियस रीडर हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं सब पढ़ता हूं। मैंने आज तक सिर्फ मांगा को नहीं छुआ है, बिकॉज भैया अगर वहां घुस गया तो शायद फिर मैं और कुछ नहीं खरीद पाऊंगा, बिकॉज वो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर है। तो मांगा इज लाइक द मांगा इज लाइक गेटिंग द फर्स्ट स्निफ ऑफ दैट कोकेन। वो जब तक आपने पहला स्निफ नहीं लिया है ना, आप ठीक हो। आपने अगर मांगा नामक कोकेन को ले लिया तो आप एडिक्ट हो गए। तो डीसी, मार्वल, इमेज, डार्क हॉर्स में सब पढ़ता हूँ और मैंने इन सब किताबों की प्रोडक्शन क्वालिटी देखी है। मैं अपने प्रिंटर के पास जब मुझे अघोरी की 550 पेज की ओमनीबस निकालनी थी, क्योंकि देखिए 550 पेजेस है यार, आपको अंदाजा नहीं होगा कि स्पाइन पे कितना दबाव पड़ता है। उस स्पाइन पे जो ग्लू से कपड़ा लगता है उस पे कितना दबाव पड़ता है, ठीक है। तो मैं 2-3 हार्ड कवर्स लेके गया प्रिंटर के पास, मैंने उसको बोला बॉस इसका तोड़ पानी कर और तेरे को ऐसा ही निकालना है। मैं स्पेशली एक बुक अमेज़न से मंगा के मैंने प्रिंटर को बोला इसको फाड़ो और देखो कैसे किया है, इस बुक को रिवर्स इंजीनियर करो। और मुझे मैंने लगाए 1200-1300 रुपए का लगाए, कोई नॉर्मल सी हार्ड कवर मैंने लगाई थी, लेकिन डीसी मार्वल की प्रोडक्शन क्वालिटी वैसी होती है। मैंने बोला आप इसको तोड़पान नहीं करो, जितना फाड़ना है फाड़ लो, लेकिन ऐसा रिजल्ट मेरे को चाहिए है। अगर ये नहीं मिला तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। तो बंदे ने ऐसा चैलेंज किया उस चीज को, ठीक है। और नहीं यार, मैं आज पब्लिकली बताना चाहता हूँ, अघोरी ओमनीबस मेरा अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। मेरी फट गई थी उसकी प्रिंटिंग का पैसा देते देते। आप ट्रांसलेशन 550 पेज का, आप ट्रांसलेशन, लेटरिंग और प्रिंटिंग 1000 कॉपी, आई मस्ट से कि 1000 इज द मिनिमल अमाउंट ऑफ जिसमें आप कुछ पैसा बना सकते हो, ताकि वही पैसा आप आगे लगाओ। वो कॉमिक से आया हुआ पैसा हम लोग अपनी अय्याशी के लिए यूज नहीं करते, उसी को आगे की किताबों में लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये बुक खराब होती है तो मेरा ब्रांड नेम तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
और 2.5 किलो की किताब है, ये लोग मेरे ही सर पे मारेंगे और कि अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो मैंने प्रिंटर को बोला, मैं बोला यार इसको तोड़ पानी करो और ये किताब निकलनी चाहिए, बिकॉज ये मतलब बहुत लोगों के होप्स हैं इस पे, ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट है, खराब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज इस पे आगे का पूरा यार, मैं सही बताऊं आज भी मैं लोगों को देखता हूं, ठीक है, किताब की प्रिंटिंग ऑफ हो गई, 4-5 पेज डल कलर हो गए, लेटरिंग का रजिस्ट्रेशन ऑफ हो गया, फिर वो पब्लिकली अपोलोजाइज करते हैं, वी आर अ न्यू कंपनी, प्लीज हमको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, वी विल इम्प्रूव विद एवरी सिंगल बुक। आप हमारी किताबें देख के उससे सीख के क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते हो? आपको खुद कौन से लोग इंडिविजुअल बेसिस पे गलती करना जरूरी है। अरे लोग तो अब हमने apologize गलतियां नहीं की हुई करते है, हैं। उसको देख के ही सीख लो यार। वैसा ही है अभी। तो वो मैंने लिटरली डीसी और मार्वल का मैंने वो एम रखा था कि मुझे ऐसा ही बाइंडिंग चाहिए, 550 पेज का वो है। हाँ, मैं बता रहा था आपको इसका एक्सपेंडिचर, 1000 किताब की प्रिंटिंग, लेटरिंग और ट्रांसलेशन। आप मानोगे नहीं, मैंने अघोरी ओमनिबस के पीछे 8.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई है, और वो 8.5 लाख रुपए 1 महीने में निकला था। मेरा बैंक अकाउंट ऐसे का ऐसा हो गया था धाड़ करके एकदम से। आप समझ रहे हो ये रिस्क फैक्टर कितना बड़ा होता है? आपको 1 साल लगता है 9-10 लाख रुपए की सेविंग करने में, जो हम आगे किताब को लगा रहे हैं, और आगे की सारी न्यू बुक्स का पैसा मैंने अघोरी हिंदी पे लगा दिया था। मेरा मेक और ब्रेक मूव था वो। अगर वो बुक नहीं चलती, अगर उसकी बाइंडिंग खराब होती या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती, कस्टमर रिफ्यूज कर देता। और आपको तो पता ही है हिंदी मार्केट फेसबुक पे कैसा है, अगर किसी ने की लेनी शुरू कर ली तो मेरा तो 9 लाख का माल रखा रह जाता है यार, पूरा मेरी फटके हाथ में आ गई थी। 8 लाख का माल विवेक भाई, मतलब कि हाँ 8 लाख का माल, मतलब कि अगर एक कॉमिक को बनाने में 2.5 लाख लगते हैं, तो उसमें आप मतलब 4 किताबें निकाल सकते थे नई कहानी के साथ, नई न्यू ब्रांड, ठीक है, आर्टिस्टों का पेमेंट, राइटर का पेमेंट मिला के सब मिला, मैंने एक रीप्रिंट पे लगा दिया। लेकिन अघोरी ओमनिबस का रिस्पांस बहुत बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था, और उसने एक्चुअली मुझे हिम्मत दी कि अब मैं हर साल एक हार्ड कवर निकाल सकता हूँ आराम से, बिना पैसे की चिंता किए हुए, बिकॉज मुझे लिटरली 2 महीने में मेरे 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वापस आ गई थी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। I think उसमें everything worked out in that, because उसकी ट्रांसलेशन भी हिंदी में बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी रही है। स्क्रिप्ट तो रामवी की है, so it's no doubt, you know, sometimes it's उसका, so sometimes it says, so everything fall in place, और वो बुक चलना ही था उससे। Yes, that saying goes ना कि आपका प्रोडक्ट, नहीं मैं बोला था विवेक भाई कि वो बोलता है ना कि आपका प्रोडक्ट बोलना चाहिए rather than you saying, and अघोरी के केस में एटलीस्ट फॉर द हिंदी रीजन दैट हैपेंड एक्चुअली। मेरा होली का फर्स्ट बुक था अघोरी ओमनिबस, एंड मेरा भी या एंड लाइक ऑल द ग्रुप मेंबर्स, मैं उसके सी क्वालिटी से आई वाज वाउड। मैं अभी भी कंपेयर करता हूं डीसी मार्वल के उसके स्पाइन के साथ रख के, एंड दैट वाज समथिंग अमेजिंग। मुझे लगता है उस दिन जिस दिन हम लोग बोलो जब हम लोग सीई ऑर्डर्स करते थे, तो बेसिकली हम सब लोग ग्रुप में कॉल पे आते थे, वीडियो कॉल पे, और विवेक को बाइंडिंग जूम करके दिखाते थे, फिर शर्त लगती थी कितने दिन चलेगी। और हम सब शर्त पढ़ने के लिए कि सेल पे सजाने के लिए। नहीं, मुझे डिस्कशन होता था जैसे आपके प्रिंटर ने किया था ना विवेक भाई, कि आपने बोला था कि इसका कुछ भी तोड़ पानी निकालो और इसको रिवर्स इंजीनियर करो, वैसा हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियर यहाँ टेक्सास में करना शुरू कर दिया था कि ये कैसे इतनी खराब बाइंडिंग बन सकती है, उसको करो। और मैंने उसका एक DIY पोस्ट भी किया था अपने चैनल पे कि अगर आप लोग की सी फट गई है तो उसको कैसे आप लोग दुरुस्त करें। बट एनीवेज, लेकिन कमिंग बैक टू अघोरी सी, एट द एंड ऑफ द डे ना, आपको एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये नोटिस किया कि आपको जिम्मेदारी नहीं पड़ती है। गलती प्रिंटर से हो, किसी से भी हो, आर्टिस्ट से हो, जो भी हो, पास मेरी हो रहा है ना, तो जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे उठानी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पब्लिकली, बट अघोरी ओमनिबस में भी 3-4 त्रुटियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी, और कुछ निकालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इन पे और काम कर सकता हूँ, इस प्रोडक्शन क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर आप में से किसी के पास शैतान होगी, शैतान हिंदी सी, आप देखोगे शैतान अघोरी से एक स्टेप बेटर प्रिंट हुई है। और ये लो आ गई शैतान प्रोडक्शन अघोरी से भी बेटर। ये सब मिस कर गया। मेरे पास ऑलरेडी ये सारे कलेक्शन थे सिंगल टाइटल्स, और सारे सी में मिस कर गया हिंदी में। और शायद मुझे ये भी लगा कि हिंदी आप में से
सॉरी हाँ सॉरी, हाँ मैं कह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि आप तो सबके सब आप लोग एनआरआईज हैं, ठीक है, और लेकिन कितने लोगों ने होलिकाओ गिरी सी से होलिकाओ को पढ़ना स्टार्ट किया? कोई खास रीजन है कि आपने होलिकाओ इंग्लिश में ही स्टार्ट किया, जबकि आप लोग तो बाहर रहते हैं? और आप में से कितने लोगों के मिलन पीछे मोटी मोटी डीलक्स या ओमनिबसेस हैं? एक एक मिलन करके आ जाओ, और पहले मिलन भाई से पूछ लेते हैं, सबको एक एक करके जवाब। मिलन भाई, मिलन। तो ये होलिका मिलन भाई कॉमिक्स जो बोलिए। है, होलिका कॉमिक्स शायद 2021 पे मैंने शायद पहले पढ़ा था, अघोरी के बारे में। एक्चुअली उस टाइम पे ऐसे 2-3 कॉमिक्स में पढ़ रहा था जहां मतलब ये जो राजा रानियों पे बेस्ड थे वो कॉमिक्स। और एक मुझे याद है शायद मनु जी का भी इसके जैसे रिलेटेड एक था कॉमिक्स, उसी उसी को मैं पढ़ रहा था। देन सडनली आई केम अक्रॉस द अघोरी सीरीज। और फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला, वेबसाइट के बारे में पता चला, सारे कलेक्शन और जितने कॉमिक्स उस टाइम तक रिलीज हुए थे सबके बारे में एक एक पता चला। और मैंने टोटल एस्टिमेट किया तो मुझे लगा कि एक ही झटके में पूरा कलेक्शन खरीद सकता हूं मैं, और मुझे फॉलो अप ना करना पड़े, क्योंकि ये वो फेज था जहां पे हम ना मंथली वेट नहीं कर सकते कि कॉमिक्स एक एक रिलीज करें, हम एक एक ऑर्डर करें। राइट। तो मुझे एक ही बार में सारे कलेक्शन चाहिए थे अपने पूरे करने के लिए। तो वो मैंने आपको रीच आउट किया था उस टाइम पे, मेक आपको सेंस। याद होगा। और मैंने कहा था कि पूरा जितने भी हैं कॉमिक्स आप एक ही बार में मुझे भेज दो। और मुझे याद है, मैं पर्सनली आपको थैंक्स भी कहना चाहूंगा, आपने विलेज भी उसमें इंक्लूड की थी बतौर गिफ्ट। उसका आपने मुझे चार्ज नहीं किया था, पर एक ही झटके में मेरा कलेक्शन कंप्लीट हो गया था। एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू अघोरी अरे आपने एंड तो सैतन विलेज के सिंह। बारे में पब्लिकली बोल दिया। अभी मेरे को वो कैलिफोर्निया से वो नोटिस आ आएगा, जाएगा। अरे वो टॉपिक नहीं, आएगा अभी। दो लोग हैं कैलिफोर्निया से नोटिस आ जाएगा वहां से अभी। विवेक भाई, 2 लोग कैलिफोर्निया से हैं, इसीलिए हमने कॉल में रखा है। हाँ इसको एडिट कर देंगे, इसको नहीं नहीं एडिट कर नहीं, देंगे। ये सब तो चाहिए। हाँ। तो वो शुरू हुआ जो नहीं कोई बात पढ़ना, नहीं, मुझे याद हमने है। यहाँ बर्फ की सिल्ली तैयार की है उनके लिए। तो मैंने कंटिन्यूअसली, मुझे याद है 3 महीने मैंने कंटिन्यूअसली पढ़े थे, एक एक करके कैरेक्टर। मैंने एक भी ना डीसी, मार्वल, अच्छा। राज कॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं मंत्रमुग्ध था पूरा कि अघोरी कैसे पूरा कंप्लीट करूं, उसके बाद सैतन सिंह को जाऊं, फिर उधर से कैस्टर को जाऊं। और मुझे मुझे याद है मैं कैस्टर के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि शायद 6 कॉमिक्स रिलीज हो गई थी, उसका शायद 7th पार्ट, लास्ट पार्ट बचा हुआ था। और मुझे लगा कि मेरा कलेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने कंप्लीट कर दी 6 कॉमिक्स तक। मुझे कहा ये तो आधा अधूरा लग रहा है, इसका एंडिंग नहीं हुआ है कस्टर में। तो फॉर दैट आई रिमेम्बर मुझे 1.5 साल शायद वेट करना पड़ा। और मतलब एक्सपीरियंस बहुत सही था होलिकाओं के लिए, क्योंकि मुझे कुछ हटके मिल रहा था पढ़ने के लिए। और सुपर हीरो एग्जैक्टली इसको नहीं कहा जा सकता, मतलब डार्क है, जो ग्राफिक गॉथिक भी है थोड़ा बहुत, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो मेच्योर कंटेंट भी है। और ये ना कभी मुझे इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री से कभी मुझे मिला नहीं था ऐसा कुछ पढ़ने के लिए। तो इट वाज लाइक एट पार इंटरनेशनल क्वालिटी। तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और मैं ये हिंदी सी भी वो पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद मुझे लगा कि कहीं मेरा मजा किरकिरा ना हो जाए, नॉस्टैल्जिया कहीं अफेक्टेड ना हो जाए, तो इसलिए मैंने हिंदी सी कभी लिया नहीं। पर दोस्तों से हमेशा सुनता था इसके अच्छा। बारे में कि क्वालिटी और हिंदी ट्रांसलेशन बहुत सही हुआ था, ये मैंने बहुत सुना है। और मैंने ही आपको मैं बता दूं कि हमारे ग्रुप में मैंने ही सबको मोटिवेट किया था होलिका खरीदने के लिए। तो आई थिंक आई सक्सीडेड इन दैट मिशन। पीपल हैव स्टार्टेड रीडिंग तो होलिका। विवेक भाई, नहीं नहीं, कमीशन ये पहुंच एब्सोल्युटली जाना ये चाहिए। या कमीशन लेने आए हैं, कमीशन लेने हाँ। आए हैं। अच्छा दादा, तो आप बताओ थोड़ा, आपकी जर्नी होलिकाओं की कैसी थी? मेरी जर्नी होलिकाओं की बहुत लेट शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी जब विवेक भाई के साथ चैट हो रही थी, उन्हें कुछ कॉमिक्स चाहिए थी। मैं इंडिया जाने वाला था यहाँ से, और उस वक्त आपने जो मुझसे कॉमिक्स वगैरह मांगी थी वो पैक करने के बाद आपने मुझे एक बार बोला था कि डू यू रीड होलिका। तो ऐसा था कि आई वाज लाइक, हाँ। मैंने अब तक कोई भी कंप्लीट आर्क पढ़ा नहीं है, इधर उधर से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है या कुछ भी रेफरेंसेस लिए। तो जब मैं इंडिया गया, आई बॉट दैट सी ऑफ द ओमनीबस ऑफ अघोरी। सेकेंड थिंग इज, उस वक्त तक मैं रामवी की कुछ बुक्स पढ़ चुका था यहाँ के,
तो मुझे एक चीज था ये क्यूरियोसिटी की, दिस इज वन ऑफ द बुक्स जो उन्होंने बहुत पहले लिखी थी और इंडियन पब्लिशिंग में लिखी थी। This is where he started. And now he is such a well-known name, right? So वो मुझे बहुत इच्छा थी जानने की what was his first work and how it was, you know, created. तो मैं वहीं से था 1.5 महीने, उसी में मैंने पढ़ी थी अघोरी ओमनिबस. It's been 2 years now. तो I think मैंने आपका उसके बाद जो पढ़ी, just 2 days back I have read शैतान सिंह. But उसमें मुझे क्या लगता है कि अच्छा, these two are like very apart as genre. तो मैं ये क्वेश्चन पूछने चाह रहा था, I wanted a chance की how did you conceive the idea of शैतान सिंह, because it has many elements जो दूसरे कॉमिक्स फेमस फोकलोर से मिलते जुलते, जैसे it has some part of Hellboy's thing, like, you know, that Nazi time, the gothic thing coming from there, some elements of Captain America, some elements of, you know, that those kind of genres जो ये दो डिफाइन करते हैं. इसको लेके ये जो इंडियन रूट में आपने ये कहानी डाली है, you know, आजाद हिंद फौज के इससे the whole thing, that whole review, how did you conceive that idea? I'm very much interested to know that, because मुझे लगता है अघोरी पढ़ने तक मुझे ऐसा लगता था कि probably that's the best book in Holy Cow library, but I think शैतान सिंह का first arc is actually the best story that Holy Cow till now has. दादा आपने मेरा सवाल चुरा लिया, लेकिन कोई बात नहीं. मेरा भी यही सवाल था और मेरे भी सेम लाइन पे थॉट्स थे कि मुझे शैतान सिंह ज्यादा पसंद आई अघोरी से, स्पेशली वो वाला सीक्वेंस जहां पर कि शैतान सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता है या उसका फ्लैशबैक आता है जब वो लोग ऑपरेशन बजा दे रे के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं वर्ल्ड वॉर 2. तो मैं भी कई बार पढ़ा उस शब्द को बार बार कि ये मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, ऑपरेशन बजा दे रहे. बट एनीवेज वो सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया जिसमें कि हाँ वर्ल्ड वॉर 2. but it was fun. अमेरिकन कॉमिक्स का लाइकिंग भी झलकता है शैतान सिंह में. What I noticed is कि you have used, like, you know, जो जिस तरह की फिल्में होती है कि एक ग्रुप जा रहा है, like ये एलियन पार्ट 1 में, and they are getting inside the ship and those kind of things में जिस तरह के डायलॉग्स बिटवीन द मरीन्स है, मुझे लगता है हमारी जनरेशन जिन्होंने उस तरह की मूवीज देखी है फ्रॉम 90s टू अर्ली 2000s एंड ऑल, इस तरह की जो फिल्मों के फैन बेस जो है, आप सिंस उससे हो, यू वांटेड दैट आल्सो टू बी पार्ट ऑफ इट. सो ये जो आप चाहते तो शायद ये एक इंडियन आर्मी का एक ग्रुप भी बना सकते थे, लेकिन यू वांटेड एन अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन इट, तो आपने वो रखा है, वो ग्रुप ऑफ मरीन्स एंड दे आर डिस्कवरिंग इट, सो दैट आई थिंक अगर ये बुक इंटरनेशनली भी आप लॉन्च करते हो कभी तो इट कैन बिकम और बहुत ही सही बैठा भी है ना, क्योंकि अमेरिका के हमेशा से पाकिस्तान में बेसेस रहे हैं, राइट. तो वो जो मूवी कह रहा हूँ, वैसे मूवी भी बनेगी तो मजा ही आएगा, बट शैतान सिंह का जैसे बिगिनिंग होता है उसके अंदर वो दिखाते हैं कि मरीन सोल्जर्स आर देयर इन पाकिस्तान, तो एकदम एप्ट दिखाया है. और जब वो पहली बार वो जो उसका नाम भूल रहा हूँ, उस मरीन सोल्जर जो फीमेल मरीन सोल्जर है, वो जब लीना यस, तो जब वो शैतान सिंह से भी पहली बार मिलती है तो वो हम उसको वही मिसअंडरस्टैंड करती है कि ये शायद कोई पाकिस्तान का ही सोल्जर होगा, ही मस्ट बी अ पाकी सोल्जर. तो वो पूरा जो सीक्वेंस है ना, मतलब रियल वर्ल्ड फिक्शियस वर्ल्ड में कैसे जोड़ करके एक सेमी रियलिस्टिक कैरेक्टर को बनाया जाए, वो बहुत ही अच्छे से आपने दिखाया है. तो और ऊपर से आपने अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी उसमें दिखाया है कि इसका आजाद हिंद फौज से मतलब ये पहला एक सोल्जर रहा है, मिशन पे गया है जर्मनी में, तो वो क्या सीक्वेंस रहे होंगे जो कि एज अ रीडर मुझ में और ज्यादा उत्सुकता जगाता है कि इसके आगे क्या हुआ होगा और इसका जो दूसरा वॉल्यूम आएगा. पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अगर इन सब चीजों को सम अप करूं, देखिए कॉमिक्स का सबसे बेसिक जो ग्राउंड रूल है वो होता है वैरायटी. ओके, आप मेरे पीछे देखिए, हजारों सुपर हीरोज की आपको कॉमिक्स मिलेंगी,
मैं काफी हद तक इंडिपेंडेंट कॉमिक्स में भी हूँ, जैसे इमेज हो गया, डार्क हॉर्स हो गया, बूम हो गया. आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू आई बीन वर्किंग विद लाइक माइंडेड पीपल. जितने भी आप लोगों ने अभी मेरी बुक्स के लिए, शैतान के लिए जितने भी अच्छे शब्द बोले, मैं उसका पूरा श्रेय नहीं ले सकता. मैं उसका सिर्फ 10% क्रेडिट लूंगा. आई एम जस्ट द मैन होल्डिंग द टीम टुगेदर. बाकी इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है राइटर अनिरुद्ध सिंह को, जिन्होंने पहला आर्क लिखा था उसका. देखिए, कैरेक्टर मेरे दिमाग में पैदा हुआ. मेरे को ये था कि अभी सुपरनैचुरल में हो गया है काम, ओके, वैरायटी लाना बहुत जरूरी है कॉमिक बुक्स में, ठीक है. और वो वैरायटी तभी आ सकती है जब आप अलग अलग लोगों के साथ काम करो. अगर आपके पास एक ही राइटर है और 4 अलग अलग जॉनर की स्टोरीज वही लिख रहा है, तो कोई वैरायटी नहीं आ पाएगी उस चीज में, चाहे वो कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ठीक है. वो अगर राम भी है तो अलग है, क्योंकि भाई वो साइफाई से लेके माइथो से लेके डिटेक्टिव कॉमिक्स से लेके पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ठीक है. बट बहुत जरूरी होता है एक वैरायटी ऑफ क्रिएटिव्स के साथ काम करना. और मेरी जेलिंग मोस्टली उन्हीं लोग के साथ हो पाती है जो जिनकी लाइकनेस मेरी जैसी हो. जैसे कि अगर मैं इमेज का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, तो मैं उस राइटर के साथ जेल कर पाऊंगा जो खुद भी इमेज का बहुत बड़ा फैन है. बिकॉज हम नोट्स एक्सचेंज करते हैं. यार वो सीरीज तूने पढ़ी है, यार ब्लैक साइंस तूने पढ़ी है, मैंने उससे बेहतरीन साईफाई कॉमिक आज तक नहीं देखी है. यार बूम स्टूडियोज की वो किताब देख, यार तूने कैप्टन अमेरिका का वो वाला देखा है, यार एवेंजर्स में ये इवेंट वाला है. आप इतनी जबरदस्त चीजों से सराउंडेड, इतनी जबरदस्त वैरायटी और इतने बड़े बड़े राइटर और आर्टिस्टों से जब मैं अपने आप को सराउंड करता हूं, तो ये चीज लाजमी है. शैतान सिंह अघोरी के बाद की एक जरूरत थी जहां पर मुझे वैरायटी लानी थी कंपनी में, अपनी कंपनी में, कि सुपरनैचुरल एंटी हीरो हो गया, अब कुछ नया करते हैं. नया क्या है? और मैं हमेशा कुछ आर्मी और आर्म फोर्सेस और मिलिट्री टाइप की कॉमिक बुक पे काम करना चाहता था, बिकॉज वो एक एकदम अलग डेप्थ देता है, मतलब एक यूनिवर्स में एक सुपर हीरो. तो मैं एक ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसा एक कैरेक्टर आया जो डीप रूटेड है इंडियन आर्मी में. और मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ओरिजिनल कैरेक्टर्स बनाना, क्योंकि सबसे पहले अगर जैसे विवेक भाई आप भी मेरे ख्याल से पैरेलल फील्ड में हो इसमें, सबसे पहले जब नए कैरेक्टर्स आते हैं, अगर आप सुपर हीरोज में काम कर रहे होते हो, मैं आपको सबसे पहले सेट ऑफ सुपर पावर्स दिमाग में आता है. यार क्या कूल सुपर पावर है, अगर मैं इसको कंबाइन करूं, उसको वाले को कंबाइन करूं, उस वाले को कंबाइन करूं, या अगर मैं खाली इसको रखूं, सेटिंग चेंज कर दूं, तो क्या होगा. सबसे पहले सुपर हीरोज बनाने में आप दिमाग में सुपर पावर्स ही आती हैं, उसके बाद दूसरी स्टोरी आती है. ये एक बहुत ही जेनेरिक थिंकिंग है. मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मेरे पास भी वही चीज थी. तो मैंने सोचा यार मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाता हूं, ठीक है, आर्मी से लिंक है, बट हिज ओनली सुपर पावर इज दैट ही इज कंप्लीटली इनवल्नरेबल. He does not have super strength. He cannot jump high. He cannot fly. His only superpower is that he can take a punch from Superman and can live to tell you the experience कि कैसा पड़ा. आप उसको एक 50 किलो के पत्थर के नीचे दबा दोगे ना, उसकी इनवल्नरेबिलिटी उसको मरने नहीं देगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाएगा. यहां से निकलती है ओरिजिनल स्टोरीज. बिकॉज क्या होता है, देखिए, आप कभी फ्लैश की कॉमिक्स पढ़ो, फ्लैश की एक ही सुपर पावर है, he is really fast. भागना. He is fast as hell. भागना. अब जब एक ही सुपर पावर है, तो राइटरों को एक्टिवली मेहनत करनी पड़ती है स्टोरीज पे कि भाई इसको क्रिएटिवली दिखाऊं उस भागने को. करेक्ट. मुझे फ्लैश सुपरमैन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज फ्लैश को लिखने में ज्यादा आपको एफर्ट लगेगा, बिकॉज उसकी एक ही सुपर पावर है कि वो बस सबसे तेज भाग सकता है. जबकि सुपरमैन तो यार एक चश्मे की दुकान है, पता नहीं कौन कौन सी तो विजन है उसके पास. तो आप कोई भी सुपर पावर लेके एक कंबाइन करके स्टोरीज बना सकते हो. जिस बंदे के पास एक ही सुपर पावर है और वो सिर्फ है सुपर स्पीड, आप अच्छी स्टोरीज कैसे क्रिएट करोगे? दिस वांट forces you to work on original concepts to make the stories more interesting, because उसकी सुपर पावर में भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, या सिर्फ वो बस भाग के कितना भागेगा, क्या करेगा. तो आप स्टोरीज पे काम करते हो. मेरी पेयरिंग हुई अनिरुद्ध सिंह के साथ, बिकॉज मैं शायद आर्टिस्ट उतना शिद्दत से नहीं ढूंढता हूँ जितना मैं राइटर्स के पीछे भागता हूँ कि यार मुझे वैरायटी वाले राइटर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमिक्स. राम भी के साथ मेरी जेलिंग इतनी, मालूम है, जब मैंने सुना कि ही इज अ बिग फैन ऑफ वर्टिगो, व्हिच इज नाउ अ क्लोज्ड इम्प्रिंट ऑफ डीसी,
जिसमें आपका हेल ब्लेजर और ये सारी बुक्स निकल के आती थी, स्वॉर्म थिंग, एलन मोर का। जब मुझे पता चला सैंडमैन, मुझे पता चला राम भी वर्टिगो का फैन है, मैंने बोला यार, बिकॉज अगर आप फैन तो और आप क्रिएटिव भी हो। अब जैसे मैं, आई कम फ्रॉम स्कूल ऑफ आर्ट, मार्क सिल्वेस्ट्री, माइकल टर्नर, जिम ली, मेरे काम में उनकी झलक दिखती है, तो पता चलता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, कौन सी चीजें इंस्पायर करती है मुझे। राइटर्स का भी वैसा ही है, इट्स वेरी सिंपल, जो वो पढ़ते हैं वही वो इंस्पायर करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी एक्साइट होते हैं ना, यार क्या स्वॉर्म थिंग लिखा है एलन मोर ने, मैं भी एक दिन स्वॉर्म थिंग लिखूंगा। और उस आदमी ने लिखा स्वॉर्म थिंग 15 इशू का, और उसका स्वॉर्म थिंग बहुत ओरिजिनल है। तो जब मुझे पता चला कि राम भी इज अ बिग फैन ऑफ वर्टिगो, मैंने बोला यार, अगर ये वर्टिगो वाले आदमी को मैं विवेक गोयल अपना सुपर हीरो वाला चीज को इसके वर्टिगो, इस डीसी को उस वर्टिगो के साथ मिक्स करूं तो क्या नया निकल कर आएगा, और वो था अघोरी। इसी तरह से जब मैं अनिरुद्ध सिंह से मिला, तो वो मिलिट्री कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन था, आर्मी कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन था, ठीक है। तो उसने वो सारी चीजें जो अभी आप बता रहे हो ना, जो ग्रुप ऑफ मरीन्स होता है, उनका बात करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो कल्चरल नुआंसेस वो लोग यूज करते हैं, जिस तरह से एक दूसरे से अलग लेवल का मजाक करते हैं, जो शायद भारतीय नहीं समझ पाए, बिकॉज अगेन इनको कल्चरल नुआंसेस है, वो वहां वैसे ही उनके होता है, ठीक है। तो वो चीज अनिरुद्ध लेकर आया, मेरा नहीं था, मेरा खाली कैरेक्टर डिजाइन था, मेरा खाली एक ब्रीफ था। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैं बोलता हूँ यार इस पे कुछ अच्छा लिख के बता, बिकॉज अगर आप ये करते हो तब आप एक्चुअली क्रिएटिवली अपंग हो, क्योंकि आपने कैरेक्टर बना दिया कूल कूल लगने वाला, और आपने बंदे को पकड़ा यार इस पे कुछ अच्छा लिखो। इट डज नॉट वर्क्स दिस वे, तब आप डिपेंडेंट हो जाते हो। राइटर के साथ मैं ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, वो मुझे एक आइडिया देता है, एक पिच देता है, उस पे मैं और काम करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, वो मुझे दे रहा है, मैं एक्साइट हो रहा हूं, मैं उसको और बता रहा हूँ यार इसको ऐसा करते हैं, उस पॉइंट को वैसा करते हैं। इज लाइक विवेक वेरी गुड आइडिया, अच्छा अनिरुद्ध यार तेरे को वो बुक वो वाला अगर तूने रन पढ़ा होगा उसमें वो इशू में वो चीज हुई थी, वैसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये चीजें लेकर आती हैं ओरिजिनलिटी। हम नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं इंडियन कॉमिक बुक मार्केट, यहाँ पर हमें ये स्वैम्प थिंग वाली, आई मीन रामवी की स्वैम्प थिंग इज ट्रूली, it is मतलब equivalent to the original Swamp Thing take, मतलब it's as good as that, even better in some senses। जो उसका 15 issues का जो रामवी का 4 लीटर। अच्छा विवेक भाई, आपको विवेक भाई आपका वॉइस कट हो रहा है, आप वापस ज्वाइन करोगे क्या, या फिर इंटरनेट कनेक्शन चेक करोगे क्या, आपका चॉपी हो रहा है बीच बीच में, तो